3 विशेषताएं लिखिए। विशेषताएं लिखनी है हमको, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है कि नियंत्रण एक प्रबंधकीय कार्य है। तो यहाँ पे हमने नियंत्रण को प्रबंधकीय कार्य लिखा है और इसमें हमने क्या लिखा है कि नियंत्रण करने का कार्य प्रबंधक या अधिकारी का होता है, अतः आवश्यक होने पर वह विभिन्न विशेषज्ञों एवं सहायकों की सलाह एवं सहायता ले सकता है। ये हमने लिखा है। इसके बाद आता है कि नियंत्रण एक सतत प्रक्रिया है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो लगातार गतिमान रहती है। नियंत्रण के माध्यम से विभिन्न योजनाओं, उद्देश्यों, क्रियाकलापों एवं कार्यविधियों पर लगातार नज़र रखने की आवश्यकता पड़ती है ताकि कार्य योजनाओं के अनुरूप होता रहे। तो आपको ये लिखना है इसमें। इसके बाद आता है नियंत्रण भविष्यात्मक होता है। तो नियंत्रण का उद्देश्य वर्तमान त्रुटियों व कमियों को दूर करना तथा भविष्य में कोई बाधा या त्रुटियां ना हो, इस हेतु पहले से ही आवश्यक कदम उठाना होता है। भूतकाल में जो त्रुटियां हो गई है उनका परीक्षण कर पुनः त्रुटियों की पुनरावृत्ति ना हो, उसे ध्यान में रखा जा सकता है। तो इतनी सारी नियंत्रण की विशेषताएं हैं। और एक बात, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ आने वाले हैं आप लोगों के लिए जो 2022 में एग्ज़ाम आपका होगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ के पिछले सालों में 90+ और टॉप 10 में भी स्कोर किए हुए हैं। तो उनके इंटरव्यू को हमने डाला हुआ है अपने चैनल पे, तो उसको भी एक बार आप देखिएगा ताकि पता चले कि कैसे पढ़ाई करने पे आप भी 90+ या टॉप 10 में रैंक ला सकते हैं। इसके बाद आता है प्रश्न 2, नियंत्रण प्रक्रिया में निहित विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। तो कोई 4 हमको लिखना है। तो यहाँ पे नियंत्रण प्रक्रिया में निम्न चरण समाहित होते हैं। पहला क्या है, कार्य प्रमापों का निर्धारण। इस कार्य के प्रमापों का निर्धारण या प्रमापों को परिभाषित करना भी कहते हैं। प्रमाप का निर्धारण नियंत्रण प्रक्रिया का पहला कदम है। संस्था के समस्त व्यक्तियों के कार्यों का प्रमाप निश्चित हो जाने से यह ज्ञात हो जाता है कि किस व्यक्ति को कहाँ पर कितना कब किस प्रकार व कैसे कार्य करना है। इसके बाद क्या दिया है कि वास्तविक प्रगति का मापन। तो वास्तविक प्रगति का मापन में आपको क्या लिखना है कि प्रमापों का निर्धारण हो जाने के पश्चात नियंत्रण का दूसरा कदम वास्तविक प्रगति को मापना है। ऐसी स्थिति बहुत कम आती है जब प्रमाणित लागत के अनुरूप वास्तविक लागत आधी हो। बहुधा ऐसा ही होता है कि वास्तविक प्रगति प्रमाप से अधिक या कम होती है। प्रगति अधिक होने पर स्थिति अनुकूल व प्रगति कम होने पर स्थिति प्रतिकूल होती है। वास्तविक प्रगति कम होने पर इसके कारणों को खोजा जाता है। तो ये लिखना है आपका। 4 चरण लिखने हैं, 2 हमने लिख लिए हैं। तीसरा हम देखते हैं कि प्रमाणित एवं वास्तविक कार्यों की तुलना या विचलनों की तुलना। तो नियंत्रण प्रक्रिया का यह तृतीय कदम है। इस कदम में के अंतर्गत वास्तविक कार्य और प्रमाणित कार्यों के बीच जो अंतर होता है उन्हें ज्ञात किया जाता है। अब यहाँ पे लिखा गया है कि विचलन क्या है और विचलनों का विश्लेषण। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद आता है सुधारात्मक कदम उठाना। तो इसमें क्या लिखा है कि इस प्रक्रिया में त्रुटियों व कमियों की जांच कर उन्हें दूर करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। त्रुटियों के कारण बिगड़े कार्यों को सही करने की क्रिया सुधारात्मक क्रिया कही जाएगी तथा कुछ ऐसे भी कदम उठाए जाते हैं जो भविष्य के लिए लाभप्रद व प्रेरणादायी हो सकते हैं तथा इनसे भविष्य में होने वाली त्रुटियों को रोका जा सकता है, जिन्हें प्रतिरोधक कदम कहा जाता है। सुधारात्मक कार्यवाही संबंधी कदम उठाते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे सुधारात्मक कार्यवाही आप चाहे तो इतना बड़ा लिख सकते हैं, लेकिन आपको 4 ही लिखना है तो सिर्फ 4 लिखिएगा। सुधारात्मक कदम उठाना। और अगर आपको कम लगे कि ये कम है अभी, तो आप और भी लिख सकते हैं, इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक ना। जैसे आप क्या लिख सकते हैं, अनुगमन सुधारात्मक कदम उठाने के साथ ही साथ समय पर देखना आवश्यक है कि उठाए गए सुधारात्मक कदम का क्या तथा कैसा प्रभाव हो रहा है तथा यह पर्याप्त है या कुछ अन्य सुधारात्मक उपायों की आवश्यकता होगी। तो आपको ऐसे देख लेना है। इसके बाद चलिए हम मूव करते हैं तीसरे नंबर के प्रश्न पे। तीसरे नंबर में क्या दिया गया है कि निर्देशन के किन्हीं 4 तत्वों को समझाइए। तो यहाँ पे लिखा गया है कि निर्देशन के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। जैसे पर्यवेक्षण।
तो पर्यवेक्षण प्रबंध के निर्देशन कार्य का एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसका अभिप्राय काम पर अधीनस्थों की देखभाल करना और उसकी समस्याओं के समाधान में मदद करना है, ताकि सारा काम योजनाओं के अनुरूप हो सके। पर्यवेक्षण में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिकारी एवं अधीनस्थ में आमना सामना होता है। नेतृत्व तब एक प्रबंधक तभी सफल हो सकता है जबकि वह नेतृत्व योग्यता से ओतप्रोत हो। नेतृत्व का मूल तत्व अनुसरण है, अर्थात वही व्यक्ति नेता बनता है जिसका लोग अनुसरण करते हैं। लोग उन्हीं व्यक्तियों का अनुसरण करते हैं जो उनकी आवश्यकताओं को असंतुष्ट न कर सके या संतुष्ट कर सके। जब एक बार लोग किसी प्रबंधक का अनुसरण करने लग जाएं, तो उनका उन पर इतना प्रभाव हो जाता है कि वे इसके कहने पर संस्था के हित के लिए जान की बाजी तक लगाने को तैयार हो जाते हैं। इसके बाद आता है संदेश वाहन। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचना देने तथा समझाने की प्रक्रिया है। एक प्रबंधक को अपने अधीनस्थों को बार बार यह बतलाना पड़ता है कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है तथा कब करना है। दूसरी ओर अधीनस्थों की प्रतिक्रियाओं को जानना भी जरूरी है। यह सब करने के लिए प्रभावपूर्ण संदेश वाहन की आवश्यकता होती है। इसके बाद आता है चौथा, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का अर्थ कर्मचारी को संस्था के उद्देश्यों को अधिक उत्साह एवं कार्यकुशलता के साथ प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना है। एक प्रबंधक तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसको इन बातों की जानकारी न हो जो व्यक्ति को अभिप्रेरित करती है। व्यक्ति को अभिप्रेरित करने के लिए वित्तीय एवं अवित्तीय प्रेरणाएं दी जाती है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि संस्था की सफलता प्रभावपूर्ण निर्देशन पर निर्भर करती है और निर्देशन प्रभावपूर्ण पर्यवेक्षण नेतृत्व पर निर्भर करती है। तो ऐसे हमने यहाँ पे आंसर देखा। इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा यहाँ पे, क्या पूछता है इसमें देखिए आप कि किन्हीं 4 अमौद्रिक अभिप्रेरणाओं को समझाइए। तो 4 अमौद्रिक अभिप्रेरणाएं हमको यहाँ पे समझानी है और वो क्या है हम यहाँ पे देखते हैं। पहला है पद प्रतिष्ठा। तो यहाँ पे देखिए संगठन के संदर्भ में पद का अर्थ संस्था के पदों के क्रम से है। पद से मनुष्य की मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा प्रतिष्ठा संबंधी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। दूसरा क्या है, सांगठनिक वातावरण। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पारिश्रमिक अभिविन्यास, कर्मचारियों का ध्यान रखना, जोखिम उठाना आदि शामिल है। यदि संगठन में इनका पालन होता है तो कर्मचारियों को कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। तीसरा क्या है, जीवन वृत्ति विकास के सुअवसर। प्रोत्साहन हेतु संस्था में अपने कौशलों में सुधार करके उच्च स्तरीय पदों पर नियुक्ति के लिए कर्मचारियों को सुअवसर प्रदान किए जाते हैं। यहाँ पे चौथा होता है पद संवर्धन। यदि कार्य का संवर्धन किया जाए तथा उन्हें रुचिपूर्ण बनाया जाए तो कार्य अपने आप ही व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कर्मचारियों को मान सम्मान देने संबंधी कार्यक्रम। इसके अंतर्गत कर्मचारियों के कार्यों की पहचान कर उनकी सराहना की जाती है। जब इस प्रकार की प्रशंसा कर्मचारियों के कार्य निष्पादन पर की जाती है तो वे उच्च स्तर का कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसके बाद आता है पांचवा प्रश्न, मास्लो की आवश्यकता क्रम में प्रोत्साहन के सिद्धांत को समझाइए। तो अभिप्रेरणा अत्यंत जटिल है। बहुत से शोधकर्ताओं ने अभिप्रेरणा के संबंध में अध्ययन किया है। इनमें से मास्लो की आवश्यकता क्रम एक आधारभूत सिद्धांत है। अब्राहम मास्लो एक सुविख्यात मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने उन समग्र अभिप्रेरणा के सिद्धांत से तत्वों की रूपरेखा संक्षेप में दी है। उनका सिद्धांत मानवीय आवश्यकताओं पर आधारित था तथा अनुभव था कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर निम्नलिखित 5 प्रकार की आवश्यकताएं क्रमानुसार होती हैं। पहला है आधारभूत शारीरिक आवश्यकताएं। मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताएं भूख, प्यास, छत, नींद तथा काम आदि है। संगठन के संदर्भ में वेतन इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।
सुरक्षा की आवश्यकता। ये आवश्यकता सुरक्षा प्रदान करती है तथा शारीरिक एवं मनोवेग की क्षति से बचाव प्रदान करती है, जैसे पद की सुरक्षा, आय का स्थिरीकरण, सेवानिवृत्ति योजना, पेंशन आदि। इसके बाद तीसरा आता है संस्था में जुड़ाव संबंध। यह आवश्यकता है स्नेह, संस्था से संबंध, स्वीकृति अथवा मित्रता जैसे भाव से संबंधित है। इसके बाद आता है चौथा कि मान सम्मान की आवश्यकता है। इस आवश्यकताओं में प्रतिष्ठा से संबंधित कारकों को सम्मिलित किया जाता है। पांचवा आत्मसंतुष्टि की आवश्यकता। यह क्रम श्रृंखला में सबसे उच्च स्तरीय आवश्यकता है। यह किसी के अंदर विद्यमान उस योग्यता के आवेग को बताती है जो वह बन सकता है। इनके अंतर्गत विकास, आत्मसंतुष्टि तथा उद्देश्यों की पूर्ति को सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पे मास्लो का सिद्धांत, यहाँ पे आपने देखा है कि निम्न संकल्पनाओं पर आधारित है। व्यक्ति के व्यवहार इनकी आवश्यकताओं तथा पूर्ति के आधार पर निर्भर करता है तथा व्यवहार को प्रभावित करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मास्लो के सिद्धांत के बारे में डीपली बताया गया है। आप लिखिएगा इनके आंसर्स को। चलिए देखते हैं इसके पीडीएफ को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। असाइनमेंट के आंसर के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे जाके सर्च करना होगा cgbasicsupport.in। उसके बाद आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा, इसको नीचे स्क्रॉल करना होगा, ऑप्शन दिखेगा आपको असाइनमेंट 2021-22। उस पर क्लिक करके सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर के पीडीएफ आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं।